नमस्कार, हिस्ट्री का एक और वीडियो में सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे रोलेक्ट एक्ट। पहले रोलेक्ट एक्ट क्या था उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। रोलेक्ट एक्ट एक कानून था। कौन लगाया? अंग्रेज सरकार। 1918 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने एक कानून बनाया। कानून क्या बनाया? कानून बनाया कि बिना किसी जुर्म का किसी भी लोग को गिरफ्तार कर लो। नहीं समझा? मतलब अभी जो होता है कि बोलता ना कि पुलिस का पावर है सर कि 24 घंटा वो अपने कस्टडी में रख सकता है, वही कानून रोलेक्ट एक्ट था पहले ज़माने में। रोलेक्ट नाम किसे पड़ा? तो एक आदमी का नाम था, अंग्रेज का एक अफसर था रोलेक्ट। देखो फोटो देख, यही था रोलेक्ट। इसी की अध्यक्षता में कानून बनाया। अध्यक्षता में मुखिया, मतलब ये बैठा और 10 को लोग को बैठाया और बोला कि ऐसा ऐसा कानून बनाना है। भारत में जो नागरिक था आज़ादी के पहले 1918 ईस्वी में रोलेक्ट एक्ट बना। और यही आदमी जो देखो रोलेक्ट है, इसी ने कानून बनाया। इसने बोला कि ऐसा कानून बनाते हैं हम लोग कि जिसमें से कोई जुर्म का ही हम लोग उसको जेल में डाल देंगे। मतलब भारतीय को दबाना चाहता था ना भारत के आदमी को अंग्रेज वाला, तो बोला कि जुर्म करेगा भारत वाला तो इसे जुर्म नहीं करता है, अब हम लोग उसको कैसे गिरफ्तार करें? तो ऐसा बोला कि ऐसा कानून बना दो जिसको हमको मन होगा उसको हम लोग गिरफ्तार कर देंगे। यही कानून क्या था? रोलेक्ट एक्ट था। क्लियर? रोलेक्ट एक्ट क्या था? तो ऐसा कानून था जिसे बिना मर्जी के पुलिस गिरफ्तार कर सकता है। और आज भी ये कानून लागू है कि पुलिस को अभी भी अधिकार है कि हम बिना मर्जी के किसी भी व्यक्ति को 24 घंटा के लिए कस्टडी में रख सकते हैं। रोलेक्ट एक्ट 1918 ईस्वी में रोलेक्ट एक्ट लगा। 1918 ईस्वी में रोलेक्ट एक्ट आ रहा होगा स्क्रीन पर। 1918 ईस्वी में रोलेक्ट एक्ट लगाया गया। फिर इसका विरोध किया गया कि ये तो जनरली विरोध होना ही था कि सर ऐसा कानून है जो कि पचेगा नहीं। काहे नहीं पचेगा कि सर बिना हम कुछ किए ही नहीं या पुलिस गिरफ्तार कर लगा दी, कैसे पचेगा? तो पूरा विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया। तो महात्मा गांधी ने फिर इसको लोगों को बताया जब महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी ने चर्चा किया नहीं ये तो ओरिजिनल में खराब कानून है, इसका विरोध होना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया। क्लियर? रोलेक्ट एक्ट क्लियर हो गया होगा कि रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा कानून है जिसमें अंग्रेज सरकार के रोलेक्ट नाम के अफसर की अध्यक्षता में सन 1918 ईस्वी में कानून बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने मन से पुलिस बिना मैंने कोई जुर्म किए हुए भी किसी को थाना में बैठा सकता है, पकड़ के ले जा सकता है, जेल में डाल सकता है। ऐसा कानून था। बाद में हालांकि संशोधन हुआ इस कानून में बहुत सारा, तो उसके बारे में लोग पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हम लोग को मोटा मोटी पढ़ना है रोलेक्ट एक्ट का विरोध क्यों किया गया। तो सीधा सा आंसर है कि रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा कानून था जो कि भारतीय को पचा नहीं। जो कि क्यों नहीं पचा तो हम लोग बताएं डिस्कस के, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में है इसका आंसर। जिसको PDF में चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिखा है, वहाँ से डाउनलोड करके उससे भी याद कर सकता है, लेकिन समझने के लिए ये काफ़ी है। क्लियर? चलो अब देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। देख, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका डेट याद रखना, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1920 को। उस दिन हुआ क्या था? अमृतसर जगह का नाम क्या? अमृतसर। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। एक जगह था, फील्ड था, जहाँ पर रोलेक्ट एक्ट जो हम लोग अभी पहले चर्चा किया कि रोलेक्ट एक्ट क्या था, उसी का विरोध करने के लिए बहुत सारा लोग भीड़ इकट्ठा हुआ। मतलब होता है ना जैसे अभी धरना प्रदर्शन करता है, उसी तरह लगभग 3-4 हज़ार लोग धरना प्रदर्शन के लिए अमृतसर का एक फील्ड था, वहाँ पर चारों ओर ग्राउंड था, उसी फील्ड में पंजाब के अमृतसर में सब बहुत सारा लोग 2-4 हज़ार लोग बैठा था। अब वहाँ क्या हुआ? जनरल डायर का के एक अंग्रेजी अफसर था, जनरल डायर, याद रखना नाम, जनरल डायर नाम का एक अंग्रेजी अफसर था। देख, यही था खड़ूसवा। इसी खड़ूसवा के साथ और 10-12 को बटालियन आया, अपना सेना के साथ आया और बिना पूछे गोली चला दिया।
यही खड़ूस हुआ, ये गोली चला दिया। कब चलाया? 13 अप्रैल 1919 को गोली चला गया। अब इसमें अब अफरा तफरी मचा। अब अफरा तफरी में गोली जिसको लगा वो मरा, जिसका पाँव में गोली लगा वो बच गया, अब जिसका इधर उधर लगा तो खत्म। इस हत्याकांड मतलब वहाँ पर लगभग 400 से 500 लोग मर गया। 400-500 लोग इसके कारण जनरल डायर मार दिया, और लगभग 1-1.5 हजार लोग, 1500 से 2000 लोग घायल भी हो गया। जिसका गोड़ में गोली लगा वो बच गया, वो घायल हो गया। जिसका छाती वाती पेट में गोली लगा, जिसको 2-3 गोली लग गया वो वहीं एक्सपर्ट मर गया। यही हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस दिन क्या हुआ? तो रॉलेट एक्ट जो हम लोग पढ़े उसी का विरोध में सब लोग कैंपिंग कर रहा था, मतलब धरना प्रदर्शन। 2-3 हजार लोग। जनरल डायर नाम का एक, देखो फोटो भी दिख रहा है, जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज अफसर अपना पूरा सेना के साथ आया और बिना पूछे गोली स्टार्ट किया, धड़धड़वा के भूंज दिया। इस गोली कांड में 400 से 500 लोग मारे गए और लगभग 1500 से 2000 लोग घायल हुआ। इसी हत्याकांड का नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में माना जाता है। क्लियर? अभी इसका विरोध किसका विरोध कर रहा था? अभी क्वेश्चन 1 नंबरिया इसमें भी आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस कानून के विरोध में था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में था। ठीक, रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट जो पहले पढ़े, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था, कहा जाता है, अभी भी है। क्यों काला कानून? तो वैसे काला कानून जैसा है ही, ताकि उसमें बिना पीछे किसी को गिरफ्तार कर लेता था। रॉलेट एक्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड देख लिया कि जनरल डायर ने अपना जनरली दिखाया। हालांकि जनरल डायर अब बोलेगा कि बहुत सारा क्वेश्चन, जनरल डायर को कुछ किया नहीं सर, केस मुकदमा उस पर भी हुआ। फाइनली जाकर के 1940 में, मतलब 20 साल बाद उसको दोषी करार दिया कि नहीं, इन्होंने इतना जो खून किया है 400 से, तो वो ओरिजिनल में दोषी है। तब इसकर को वो भी सजा मिला बुढ़ा में। तो ये अंग्रेज का हुक्म था, तो ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करना है। अभी हम लोग रॉलेट एक्ट को देख लिए, जलियांवाला बाग के बारे में समझ लिए। अब अगला देख कि बोल रहा है कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ। देख, साइमन कमीशन का विरोध भारत में क्यों हुआ? साइमन कमीशन था क्या? साइमन कमीशन एक भारत का ही एक टीम था, जिसमें से जैसे भी होता है ना कि फलना जांच का एक टीम बैठाया, तो कहाँ का लोग रहेगा? भारत का रहेगा। उसी तरह एक टीम था कमीशन का, जहाँ का सारा लोग ब्रिटिश का ही था, मतलब जांच करेगा भारत में और वहाँ आदमी रहेगा ब्रिटिश का। तो इसका विरोध किया, और ये ओरिजिनल में होना नहीं चाहिए था, भारत का भी तो उसमें मेंबर होना चाहिए था। तो साइमन कमीशन में सारे के सारे मेंबर ब्रिटिश के थे, इसलिए इसका विरोध किया। अब हुआ क्या? साइमन कमीशन तो भारत पहुंच गया। कब साइमन कमीशन भारत आया, ब्रिटिश में हुआ इसका पूरा कार्यभार, और कमीशन भारत में आया वो। फिर 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन भारत आया। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन भारत आया। इसका साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को भारत आया, जिसमें से कुछ मुद्दों का जांच करने के लिए भारत साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन जनरली वोटों की एक टीम था, 8 सदस्य का एक टीम था, जिसमें एक भी सदस्य भारत नहीं था। क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ? तो पहला पॉइंट यही है कि इसमें कोई भी सदस्य भारत का नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध भारत में किया गया। साइमन कमीशन पहले कलकत्ता गया, फिर पंजाब गया, दिल्ली गया, हर जगह जहाँ जहाँ गया यह टीम, हर जगह इसका ताबड़तोड़ विरोध हुआ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग भी इसका विरोध किया। एक बार तो जब जवाहरलाल नेहरू जब विरोध कर रहा था, साइमन कमीशन हर जगह दौड़ा, जैसे कि पंजाब, कलकत्ता, दिल्ली, हर जगह ये गया, लेकिन हर जगह इसका विरोध ही होता गया। साइमन कमीशन वापस जाओ कि जहाँ से आया है तुम वहाँ जा, नहीं तो अभी क्या क्या करेंगे,
पता नहीं। साइमन कमीशन जब विरोध कर रहा था, पुलिस तो अंग्रेज का था, टीम भी आया था अंग्रेज का, तो सारा अधिकार तो अंग्रेज का ही था वहाँ पर, तो ज़्यादा जवाहरलाल नेहरू भी उसी भीड़ का हिस्सा था। अंग्रेज सरकार ने बोला कि जो जो विरोध करा सबको मारो, उसमें लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज में जवाहरलाल नेहरू देखो, ये जवाहरलाल नेहरू ये भी उसमें था, जो कि उसको भी लाठी डंडा कपार भांगा, इसका भी साइमन कमीशन का विरोध में। और एक था लाला लाजपत राय, उसको भी लाठी बरसाया और वो उस लाठी का इतना मारा उसको कि वो इस दर्द को सह नहीं पाया, और इसी के कारण लाला लाजपत राय का मृत्यु भी हो गया। साइमन कमीशन समझ गया। साइमन कमीशन एक 8 सदस्यीय टीम था जो कि ब्रिटिश था। इसका विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि भारत का नागरिक इसमें कोई भी मेंबर्स नहीं था। इसका विरोध महात्मा गांधी लोगों ने भी जमकर किया, हर जगह गया। मतलब पहले पाकिस्तान का जो लाहौर है, वहाँ अभी जो पाकिस्तान का लाहौर है वहाँ पर गया साइमन कमीशन, लाहौर गया, पंजाब गया, दिल्ली गया, हर जगह गया, लेकिन साइमन कमीशन का विरोध हर जगह हुआ। सबने नारा लगाने लगा कि साइमन कमीशन वापस जाओ, जैसे भी होता है ना कि ये वापस जाओ, मोदी हाय हाय, तो ये हाय हाय मोदी के लिए स्पेशली नहीं, मतलब ऐसा नारा लगाया जाता है, तभी भी वैसा नारा लगाया, साइमन वापस जाओ। फिर पुलिस ने लाठीचार्ज, जहाँ जा गया तो अंग्रेज़ का पुलिस था, लाठीचार्ज होता ही है, लाठीचार्ज हुआ। बहुत ऐसे बड़े बड़े आदमियों को भी चोट लगाया, और उसमें लाला लाजपत राय एक जो फेमस आदमी थे, उसका इस लाठी कांड से मृत्यु भी हो गई। साइमन कमीशन का विरोध भारत में क्यों हो रहा था, समझ में आ गया बढ़िया से। स्पेनिंग जेनी मशीन क्या है? 1764 ईस्वी में जेम्स हग्रीबज, देखो जेम्स हग्रीबज यही है, 1764 ईस्वी में स्पेनिंग जेनिंग मशीन का आविष्कार इसी ने किया था। स्पेनिंग जेनिंग मशीन था क्या? स्पेनिंग मशीन जो अंग्रेजी चरखा चलाता है ना, वही मशीन का आविष्कार सबसे पहले कौन किया? स्पेनिंग जेनिंग जेम्स हग्रीबज ने किया। देख, यही मशीन था, ये चरखा चलाने वाला मशीन का नाम स्पेनिंग जेनिंग मशीन था। हुआ क्या कि पहले कपास था, सूत हाथ से काटना होता था तो बहुत दिक्कत होता, तो इन्होंने बुनकर था, कौन? हग्रीबज, ये बुनकर था, और ये इसने दिमाग लगाया कि हमको इस तरीके का मशीन बनाना जैसे सूत कटा सुत्ता निकले, तो ये स्पेनिंग जेनिंग मशीन का आविष्कार किया। ठीक, स्पेनिंग जेनिंग का भी डाउट क्लियर। ये ज़्यादा इसमें स्पेनिंग जेनिंग का एक नंबरिया आ सकता है कि क्या आएगा एक नंबरिया में कि स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हग्रीबज, देखो यह फोटो, यही जेम्स हग्रीबज ये था। कौन मशीन आविष्कार किया था? स्पेनिंग जेनिंग। देखो मशीन यही है, स्पेनिंग जेनिंग मशीन ये है। कब किया था? तो 1764 ईस्वी में किया था। ठीक, और इस मशीन का काम क्या? तो ये सूत काटने का एक मशीन था।